नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज के कार्यक्रम में हम दो मुख्य राज्य, इन पर हम चर्चा करेंगे, राजस्थान और मध्य प्रदेश। हमने देखा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों जगहों पर सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिशें हो रही हैं, या मैं कहूंगी सांप्रदायिक हिंसा बाकायदा हो रही है। पिछले एक महीने में ये दोनों राज्य निशाना रहे हैं सांप्रदायिक हिंसा के। खारगोन से मध्य प्रदेश की जो हिंसा शुरू हुई, उसको फैलाने की कोशिश की गई बुरहानपुर में। और ये मामला सामने आया है कि बीजेपी के नेता से संबंध हैं, यानी कि पारिवारिक संबंध के अलावा रिश्तेदारी है, बाकायदा भतीजे बताए जा रहे हैं। प्रहलाद पटेल जो बीजेपी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके भतीजे का जिक्र है बुरहानपुर का, मध्य प्रदेश के, जहां पर सतीश दिवाकर नाम का व्यक्ति है, उसको दंगा भड़काने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसमें सबसे ज्यादा, इसमें एक तरह से तारीफ की बात भी है और एक तरह से एक रियलिटी चेक भी है कि पुलिस चाहे तो सब कुछ कर सकती है। पुलिस चाहे तो दंगे पे काबू कर सकती है, पुलिस चाहे तो दंगा कभी नहीं होगा। यानी कि सीधे तौर पर ये जो स्थानीय प्रशासन है और जो राज्य सरकार है, काफी हद तक उसके कंट्रोल में ये बात है कि अगर वो चाहे तो काबू में ला सकती है। मैं आपको कुछ डिटेल्स बताने वाली हूँ इसकी। जो मध्य प्रदेश का जिक्र है कि दंगा भड़काने की नीयत से शहर के बड़े जो गणेश मंदिर है, वहां पर मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। सिर्फ एक मूर्ति नहीं, दो मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने की इस शख्स ने कोशिश की। एक मूर्ति की आंख भी फोड़ दी और एक के का हाथ तोड़ने की भी रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं। इसके अलावा यही वो व्यक्ति है जो बुरहानपुर की घटना का आरोपी बताया जा रहा है, जिसका नाम सतीश दिवाकर है। इसको हम देख रहे हैं फिलहाल। आप ये देखिए कि इस व्यक्ति के ऊपर आरोप यह है, पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा की मदद से सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के भीतर इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी का 2 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद होंगे। मेरे साथ राकेश जी मौजूद हैं और साथ ही मेरे साथ अविनाश कल्ला दोनों मौजूद हैं। राकेश पाठक, डॉक्टर राकेश पाठक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अध्यापक भी रहे हैं, अभी अपना खुद का प्लेटफॉर्म चलाते हैं वो। इसके अलावा अविनाश कल्ला वो टॉक जर्नलिज्म नाम से एक प्लेटफॉर्म चलाते रहे हैं, वो खुद पत्रकार रहे हैं। इन दोनों वरिष्ठ पत्रकारों को हमने इसलिए भी बुलाया है कि ये एक्टिव रिपोर्टिंग में अभी शामिल न होने के बावजूद भी अपने इलाके की न सिर्फ की पॉलिटिक्स बल्कि समाज को भी बेहतरीन तरीके से समझते हैं। और आज के वक्त में ये समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से जो ऑल्टरनेट फैक्ट्स हैं, यानी कि तथ्य नहीं बल्कि एक वैकल्पिक तथ्यों का जो दौर है जो आपको बताया जा रहा है, ये दोनों वो लोग हैं जो समाज के ताने बाने से जुड़े हुए हैं। राकेश जी, मैं सबसे पहले आपके साथ में शुरुआत करना चाहती हूँ कि मुझे बताएं कि जो ये फिलहाल मामला सामने आ रहा है कि न सिर्फ कि ये कोई सरफिरा है, न सिर्फ कि ये कोई भगवा संगठन का कोई सदस्य है, बल्कि बाकायदा एक बड़े परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जिसका संबंध सीधे सीधे भाजपा से है, भाजपा वहां सरकार में है। देखिए अरफा जी, पहली बात तो यह है कि मध्य प्रदेश शांति का टापू रहा है। पूरे देश में उसकी इसी तरह की एक छवि है कि मध्य प्रदेश में हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव बना रहा है। लेकिन अब पिछले दिनों जो घटनाएं हो रही हैं मध्य प्रदेश में, उनमें सबसे ज्यादा चिंता की बात जो है वो ये है कि सरकार और सत्ताधारी दल का संरक्षण जिस तरह खुले रूप में मिल रहा है, वो बहुत चिंता वाली बात है। अगर आपको याद हो, कुछ महीने पिछले मैं आपको ले जाना चाहता हूं थोड़े से अतीत में। इंदौर में एक चूड़ी बेचने वाले को पकड़ा गया था। उस पर तमाम झूठे आरोप थे। सब समझ में आ रहा था कि लोग किस तरह उसको बांग्लादेश से और आईएसआई से न जाने किस किस से उसके संबंध बता दिए गए थे। बाद में उसकी बड़ी मुश्किल से जमानत हुई। लेकिन उसके बाद खरगोन हुआ, सिवनी हुआ, बुरहानपुर हुआ। मेरा निवेदन यह है कि इनके निशाने पर सिर्फ मुसलमान नहीं आरफा जी, अब ये जो फांसीवादी विचार है, ये जो फांसीवादी संगठन है, इनके निशाने पर आदिवासी भी हैं, इनके निशाने पर ईसाई भी हैं। सिवनी में जो घटना हुई उसमें तो आदिवासी मारे गए हैं, वे तो मुसलमान नहीं हैं। और सत्ता और शासन प्रशासन का जो रवैया है उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि उन आदिवासियों के पास गौमांस होने के शक में बजरंग दल और श्रीराम सेना के लोगों ने उनके खिलाफ उन पर अत्याचार किया और अंततः उन दोनों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी फॉरेंसिक जांच की, हमारे पास कम से कम अधिकृत जानकारी नहीं है कि वो कौन सी फॉरेंसिक लैब थी जिसमें ये जांच हो गई कि उन आदिवासियों के पास गौमांस था। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज ये पत्रकारों को बयान में अपनी बातचीत में कहा है कि प्रथम सूचना ऐसी मिली है, अब तक की जांच में ये पाया गया है कि उनके पास गौमांस था। अगर हम पहलू खां की घटना याद करें तो जिसके घर के फ्रिज में से गौमांस की आशंका जाहिर की गई थी, जहां तक मुझे स्मरण है बड़ी बड़ी फॉरेंसिक लैब में महीनों और वर्षों तक उसकी जांच चलती रही थी और अंत में यह साबित हुआ था कि उसके फ्रिज में गौमांस नहीं था। लेकिन जब सरकार और प्रशासन में बैठे लोग, पुलिस के नुमाइंदे इस तरह की बात करें,
एक तरफ सरकार में बैठे लोग ये खंडन कर रहे हैं कि सिवनी में जो जुल्म हुआ है उसमें बजरंग दल और शिवसेना श्रीराम सेना के लोग नहीं है, जबकि वहीं के देहात कुरई का जो एसएचओ है वो बाकायदा कह रहा है कि 3 लोग बजरंग दल के हैं, 6 लोग श्रीराम सेना के। तो इन लोगों को देखकर मुझे ऐसा लगता है, शेर में अर्ज करना चाहता हूं कि ऐसे मुंसिफ क्या करेंगे हक अदा इंसाफ का, ऐसे मुंसिफ क्या करेंगे हक अदा इंसाफ का, कातिलों के साथ जो हमदर्दियां करते रहे। तो इस वक्त जो मुंसिफ हैं ये कातिलों के साथ हमदर्दी वाले हैं। और मध्य प्रदेश में अगर ये बढ़ जी राजीव जी, यहाँ तो हमदर्दी के अलावा जो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है वो नजर आ रहा है। मैं ये कह रही हूँ कि मैं उसी विषय पर जी ये पूरा देखा कि बाकायदा वहां पर नेताओं के साथ बातचीत होने के बाद मेयर और मेयर के अलावा बाकी लोग वहां पर जमा हो गए। जोधपुर में अविनाश जी इस पर और प्रकाश डालेंगे, लेकिन एक जल्दी से एक छोटा सवाल आपसे इस घटना पे खासकर मैं ले लेती हूँ कि अयोध्या में हमने देखा कि भगवा संगठनों का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, जिसको हम और आप लगातार कहते रहते हैं, पुलिस जो है जब तक उस पर एक्शन नहीं लेती तब तक सील नहीं लगती। हमने अयोध्या लोगों को पकड़ा गया। अब ये दूसरा मामला देखिए, पुलिस ने सक्रिय रूप से एक प्रोफेशनल जो एटीट्यूड होना चाहिए पुलिस का, वो पुलिस ने रवैया अपनाते हुए इस व्यक्ति को पकड़ा और 2 घंटे के अंदर सीसीटीवी कैमरा फुटेज से पकड़ लिया। ऐसे में आपको लगता है कि क्या जो राज्य सरकार है वो इस बात से पल्ला झाड़ सकती है कि उसके नेता के परिवार से ये व्यक्ति आता है? देखिए, ये तो करेंगे ही कोशिश, स्वाभाविक तौर पर वे कह देंगे दूर के रिश्तेदार हैं, बड़े नेताओं के साथ तो तस्वीरें सबकी होती हैं, आदि आदि इस तरह की बातें कही जाएंगी। मैं इसके पीछे बहुत ज्यादा बड़ा खतरा देख रहा हूं। जिस हिंदूवाद के प्रादुर्भाव के चरम की ओर हम बढ़ रहे हैं, उसमें अगर सचमुच में हिंदू संगठनों के लोग दंगा भड़काने के लिए, सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने के लिए अगर अपने आराध्य देवताओं की आंखें फोड़ने लगे, उनकी मूर्तियों की, उनके हाथ तोड़ने लगे, तो ये सिलसिला आरफा जी कहां पहुंचेगा, इसकी हम कल्पना से ही सिहर जाते हैं। राजस्थान के बारे में अविनाश जी ज्यादा बताएंगे, लेकिन अयोध्या का आपने जिक्र किया, हमने देखा सीसीटीवी फुटेज, हमने देखे कि किस तरह से वो गौमांस मांस फेंक कर गए सुअर का, और क्या क्या आपत्तिजनक चीजें फेंक कर गए। यही कोशिश यहां पर हुई है बुरहानपुर में। मुझे लगता है कि अगर सरकार इस तरह से भेदभावपूर्ण कार्रवाई करेगी जैसी मध्य प्रदेश में हो रही है, फिर भी पुलिस की हमें तारीफ करना होगी। हर ऐसी घटना में, अगर अयोध्या में जिस तरह पुलिस ने बिना किसी धार्मिक आधार पर भेदभाव की कार्रवाई की, वैसे ही 2 घंटे में सीसीटीवी फुटेज पर भले ही वे केंद्रीय मंत्री का भतीजा बताया जाता है, इसके बावजूद कार्रवाई, उसकी गिरफ्तारी हुई, तो हमें पुलिस की भी प्रशंसा करनी होगी। आपने शुरू में अपने इंट्रो में कहा कि पुलिस चाहे तो दंगे रोक सकती है, लेकिन पुलिस के ऊपर जो राजनीतिक दबाव है, जो प्रशासनिक सरकार का सत्ता का दबाव है, वो जब तक निरपेक्ष नहीं होगा, निष्पक्ष नहीं होगा, ये खतरे बने रहेंगे। हम नहीं जानते ये लोग आज जो जेल में है, कल आके विधानसभा का टिकट चुनाव न लड़ लेगा। और हमने देखा है कि जो लोग, जो धर्म संसदें, जो दरअसल अधर्म संसदें हैं, जो उनको चला रहे हैं, वहां बाजियां करते हैं, उनको जेल भेज भी दिया जाता है। उसके बाद वापस आके कहते हैं कि हम वही करेंगे, उसका करेंगे, कर रहे हैं। अविनाश से मैं बातचीत करना चाहती हूँ। अविनाश जी, उत्तर प्रदेश बदनाम रहा है दंगों के लिए। हमने देखा है राजस्थान एक शांति प्रिय भूमि रही, लेकिन आप जो मध्य प्रदेश है, जो कि दिल माना जाता है भारत का, मध्य में है और माना जाता है कि हृदय यहाँ पर बसता है, ये भाजपा की सरकार वहां रही। भाजपा के बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान की ऐसी इमेज नहीं थी, वो मामा के तौर पे जाने जाते थे। मैंने तो यहाँ तक देखा कि मुसलमानों में भी, मुस्लिम समुदाय में, जो कि भाजपा से उनका रिश्ता आप जानते हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसके बावजूद शिवराज सिंह को लेकर एक बड़ी गुडविल थी। मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग उनके लिए वोट करते रहे समुदाय से, लेकिन एक गुडविल बनी हुई थी उनकी। ऐसा क्या हो गया कि शिवराज सिंह चौहान के अंदर ही मध्य प्रदेश एक नया उत्तर प्रदेश बनने की कोशिश में है? क्या इसको सिर्फ चुनाव से जोड़ें? क्योंकि अभी जो बहुसंख्यकवाद है, जिसको आपने फांसीवाद का नाम दिया, और सभी लोग ये कह रहे हैं, आपकी बात नहीं, मैं भी समझती हूँ कि तमाम तरह की निशानदेहियां वही हो रही हैं जो नाजी जर्मनी में 1930 के बाद देखी गई। लेकिन क्या आपको लगता है कि शिवराज सिंह चौहान की ऐसी क्या मजबूरी है? आप म्यूट पर हैं। जी आरफा जी, आपने उत्तर प्रदेश का हवाला बिल्कुल ठीक ही दिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश हमेशा, जिसको हृदय प्रदेश हम कहते हैं, शांति का टापू कहते नहीं अघाते हम, लेकिन अब वो शांति का टापू नहीं रह गया है, वो उत्तर प्रदेश की राह पर चल पड़ा है। और वजह इसकी जो मुझे लगती है, शिवराज सिंह चौहान इतने सदाशाही नेता रहे हैं, उनकी छवि आपने ठीक कहा कि वे मामा बने हुए हैं भांजे भांजियों के, आज तक उनकी वही छवि थी। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सफलता का जो रूट था, अगर हम उस राजमार्ग को देखें जिस पर चलकर लखनऊ दोबारा पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ, तो उस राजमार्ग के जो माइलस्टोन थे वो थे 80-20, शमशान कब्रिस्तान,
होली दिवाली पर गैस सिलेंडर, जिन्ना, इस तरह के जो नारे थे, इस तरह का जो नरेटिव था, जो विमर्श था, उससे उन्हें सफलता मिल गई। तो मुझे ऐसा लगता है, लगातार एक साधारण पत्रकार के नाते मैं महसूस करता हूं कि शिवराज सिंह चौहान को भी ऐसा लगने लगा है कि मध्य प्रदेश भी स्वाभाविक तौर पर हिंदुओं के बहुसंख्यक वाला प्रदेश है, हिंदुओं की बहुसंख्या वाला प्रदेश है, और यहाँ हिंदू मुसलमान बड़े प्रेम से रहते रहे हैं। दंगे नहीं हुए हैं मध्य प्रदेश में पहले, गिने चुने दंगे अलग अलग अवसर पर होते रहे, भोजशाला के विवाद में एक आध बार हुआ है, लेकिन जिस तरह की राह पर अब कट्टरपंथी छवि बनाने पर उतारू हैं शिवराज सिंह चौहान, ये हम लोगों के लिए आश्चर्य का विषय है। वे लगातार पिछले 17 साल से बीच के 15 महीने छोड़ दें कमलनाथ के, तो चौथे टर्म के देश के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं बीजेपी में। खुद माननीय नरेंद्र मोदी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं। और कांग्रेस की जो दशा और दिशा है मध्य प्रदेश में, उससे देखकर लगता नहीं है कि शिवराज सिंह को ऐसी कट्टरपंथी छवि बनाने की जरूरत है। और ये स्पर्धा अकेले शिवराज सिंह के मामले में नहीं है। मध्य प्रदेश में ये कट्टरपंथी छवि बनाने की स्पर्धा तो इन हाउस भी चल रही है। शिवराज सिंह, नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, ये सब लोग हर अवसर पर अपने आप को ज्यादा कट्टरपंथी साबित करने पर उतारू हैं। कि एक फिल्म के किसी सीरियल के, आश्रम सीरियल का कोई दृश्य था, उसको लेकर उधम हो गया। गृह मंत्री लगातार बयान देते हैं, हमारे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री टेलीविजन पर कोई विज्ञापन आ जाए और एक बयान कोई IT सेल का आदमी जारी कर दे, पूरे देश में प्रतिक्रिया नहीं होती। सबसे पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कहते हैं कि इस पर बैन लगाया जाएगा, नहीं तो मुकदमा दर्ज करेंगे, कोई भी किसी तरह का एडवर्टीजमेंट हो। तो ये जो मुझे लगता है, ये जो उत्कंठा है, ये जो लालसा है अपनी छवि को उस रास्ते पर ले जाने की, जिसमें हमारे माननीय युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी भी जिस छवि को निर्बाध रूप से कायम रखे हैं, वे कपड़ों के आधार पर नागरिकों को पहचानने की बात करते हैं। तो जब देश का मुखिया इस राजनीतिक विमर्श में हो, तो स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो या मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, उनके मन में भी लगता होगा कि शायद दिल्ली का रास्ता भी ऐसे ही जाता है। ये जो कट्टरपंथी रहा, अगर मैं आपकी बात को सही समझ रही हूँ तो 2024 में ये भी इस बात को लेकर भी आवाज उठेगी कि कौन होगा देश का या भाजपा का अगला मुख्य प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए उनके जूतों में उतरना जरूरी है नरेंद्र मोदी के? क्या ये कोशिश है? बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है, यही कोशिश है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान का नाम तो मैं थोड़ा सा अतीत में ले जाना चाहता हूं, और मैं उस घटना का साक्षी हूं। 2014 के चुनाव से पहले जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी घोषित नहीं हुए थे, तब भारतीय जनता पार्टी के लौह पुरुष इन्वर्टेड कोमा में ग्वालियर में आए थे, और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक ग्वालियर में हुई थी। मैं उस वक्त नई दुनिया का संपादक था। उस बैठक में जो खुला सत्र था, जिसमें हम लोग अलाउ थे, आडवाणी जी ने यह कहा था कि नरेंद्र भाई ने गुजरात को विकसित कर दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, गुजरात तो पहले से विकसित था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने एक बीमारू राज्य को विकास के राह पर लाके काम किया, ये काम ज्यादा बड़ा है। तब आडवाणी जी नहीं जानते थे कि उनका ये बयान न केवल उनके लिए बल्कि शिवराज सिंह के लिए भी घातक साबित होगा। हम जानते हैं उसके बाद लगातार आडवाणी जी नेपथ्य में चले गए, और शिवराज सिंह भी चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं, तो क्यों नहीं ये सपना देख सकते कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और उनके जूते में पैर रखना इसलिए जरूरी लग रहा है कि अब हमारे पूरे देश का जो बहुसंख्यकवाद है, ये इस वक्त उफान पर है। हर किसी को सफलता की गारंटी लग रही है, यही हिंदू मुस्लिम घृणा, यही बहुसंख्यकों को संतुष्ट करने वाले बयान, वैसी ही रीति नीतियां। इसलिए अगर शिवराज सिंह चौहान भी उसी जूते में पैर रखना चाहते हो, जिस जूते को पहनकर वे संसद की सीढ़ी पर माथा टिका सकें, तो ये कोशिश वे कर सकते हैं। हमें देखना है कि इस कोशिश को करते समय राज्य के अमन चैन को तो दांव पर वे नहीं लगा रहे, इसकी चिंता हम और आपको करनी है। जी, आम जनता इस बात को समझ रही है। आप ये देखिए कि राकेश पाठक, अविनाश कल्ला, दोनों ये वो प्राउड इंडियंस हैं, वो सिटीजन्स हैं जो दोनों शर्मिंदा हो रहे हैं कि मेरा राज्य ऐसा नहीं था, मेरा राज्य ऐसा नहीं था, मेरा घर ऐसा नहीं था, हमारे यहाँ कभी सांप्रदायिकता नहीं होती। मतलब ये सोचिए कि अपॉलॉजी, एक तरह से माफी मांग रहे हैं उनके राज्य में जो हो रहा है, उनके हाव भाव, उनकी बातचीत से जाहिर हो रहा है। लेकिन कहाँ गया ये अविनाश कल्ला और राकेश पाठक का जो भारत है, वो कहाँ है? राकेश जी, मुझे बताइए, जब जनता बार बार सांप्रदायिकता पे, फांसीवाद पर एक पार्टी को चुन के भेज रही है बार बार, तो वो पार्टी सांप्रदायिकता क्यों ना करे? देखिए, ये खतरे हमने इतिहास में भी पढ़े हैं और दर्ज किए हैं इतिहास में, कि जब भी फांसीवाद या सांप्रदायिकता या कट्टरवाद, जिसे हम फांसीवाद, अंतिम चरण में फांसीवाद मानते हैं, उसका विकास क्रम यही होता है।
बहुसंख्यकों को इतनी संतुष्टि मिलती है इन सब चीजों में। आपने सच कहा कि हम और अविनाश जी शर्मिंदा हैं, हम इस देश से माफी मांगना चाहते हैं कि क्योंकि कोई भी सभ्य समाज, दुनिया का कोई भी सभ्य समाज, वो समाज सभ्य माना जाता है जो अपने भीतर के अल्पसंख्यकों के अधिकारों, उनकी सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करता है और उन्हें जगह देता है खुले दिल से। दुनिया का हर वो समाज सभ्य समाज माना जाता है, लेकिन हम बहुसंख्यकवाद की रौ में ऐसे बह रहे हैं कि हम अपने आसपास के हर अल्पसंख्यक को, आप यकीन मानिए, इनके निशाने पर, जैसा कि मैंने अपने पिछले कमेंट में भी कहा, सिर्फ मुसलमान नहीं है, अगले चरण में ईसाई हैं, उसके बाद के अगले चरण में आदिवासी हैं, दलित हैं। क्योंकि ये जो मध्यम वर्गीय, उच्च मध्यम वर्गीय, खासतौर से खाए अघाए लोगों का जो समाज है, वो इस कदर इसके बुखार में पीड़ित है कि उसको इस वक्त आने वाले कल की विभीषिकाएं दिखाई नहीं दे रही हैं। अब सवाल यह है कि आप जिस जनता की बात कर रहे हैं, जनता को दिखाई नहीं दे रहा है कि उसका नुकसान होगा। इसका एक ताजा उदाहरण यह है कि खरगोन में उस दंगे के बाद दोनों को ही भुगतना पड़ा। कर्फ्यू में रामनवमी मनी, कर्फ्यू में ईद मनी, लोगों ने घरों पर इबादत की। आखिर नुकसान किसको हुआ? थोड़े से शरारती तत्वों की वजह से बाकी का पूरा समाज, दोनों तरफ का, इसकी सजा भुगत रहा है। और ये अकेला खरगोन नहीं है, पूरा देश ऐसे ही आतंकवादी, अतिवादी, बहुसंख्यकवादी ताकतों की इस मंशा की सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। मैं इस खतरे को ऐसे भी रेखांकित करता हूं, मैं हर जगह हर अवसर पर बोलता हूं कि इतिहास में बहुत कम ऐसा हुआ है, आप ज्यादा बता पाएंगे अविनाश जी भी, जो मैं थोड़ा बहुत समझ पाया हूं, कि फांसीवाद का जो राक्षस है वो चरम पर पहुंचे बिना अपनी गुफा में वापस नहीं जाता। हम ईश्वर से कामना करें, हम खुदा से इबादत करें कि भारत में वो चरम कभी ना आए। हमारे आपके जैसे लोग, आरफा खान शेरवानी, अविनाश कल्ला, डॉक्टर राकेश पाठक, लड़ते रहें या आवाज उठाते रहें ताकि इसका चरम ना आए। उससे पहले इसे वापस इसकी गुफा में भेजकर बाहर से सामाजिक सौहार्द का, समरसता का पत्थर रख दें उसके मुहाने पर। लेकिन इसके लिए सबको लड़ना होगा। मुझे ये खतरा ज्यादा इसलिए महसूस हो रहा है कि जो बहुसंख्यक समाज है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वे भी इस सांप्रदायिक धार्मिक घृणा का शिकार हो गए हैं। और इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत सोशल मीडिया है और बड़ा मीडिया है। जो हम लोग तो समानांतर मीडिया वाले लोग हैं, जो मुख्य धारा का मीडिया है, वो तो रोज खाद पानी दे रहा है इस नफरत को। कैसे कैसे उनके टैगलाइन होती हैं, कैसे उनके थंबनेल होते हैं डिबेट के, आप देख सकते हैं रोज, हमारा आप देखते ही हैं। इसे रोकने के लिए समाज को खुद जागना होगा। जब तक समाज ये नहीं सोचेगा कि अंत में इसका नुकसान खुद को होना है। इतिहास की एक उक्ति है कि फांसीवाद अपने जनक और जननी को खा जाता है। तो ये प्रक्रिया अब शुरू हो गई है कि जिन लोगों ने इस भस्मासुर को पैदा किया है, वो भस्मासुर नाचते नाचते अब उनके ही सिर पर हाथ रख रहा है। इसका एक अंतिम उदाहरण देकर अपनी बात का यहीं विराम दूंगा। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, हमारे मित्र हैं। उनकी धर्मपत्नी प्रोफेसर हैं। उन्हें एक दिन दवा की जरूरत थी, वे रात को अपने ड्राइवर के साथ दवा लेने निकली। एक मुस्लिम दुकानदार के यहाँ उन्हें नींद की दवा मिली। उस दुकानदार ने कहा कि दीदी, इससे थोड़ा ज्यादा नींद आती है, थोड़ी दवा कम लीजिएगा। उन्होंने ट्वीट किया, इस पूरी घटना को लिखा, प्रोफेसर स्तुति मिश्रा शर्मा नाम है उनका। उन्होंने ट्वीट किया कि हाउ केयरिंग ही इज एंड ही इज ए मुस्लिम। उन्होंने पूरी घटना लिखी कि मैं ऐसे ऐसे दवा लेने गई 11 बजे और उस दुकानदार ने मुझसे कहा कि दीदी ज्यादा दवा मत लेना, इससे नींद ज्यादा आती है। प्रोफेसर स्तुति मिश्रा शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की धर्मपत्नी हैं। उन्हें इस ट्वीट के बाद इतना ट्रोल किया गया। और ट्रोल करने वाले कौन थे? उनके अपने विचार परिवार के लोग। तेजिंदर सिंह बग्गा दिल्ली में बैठकर उन्हें ट्रोल कर रहा था। पूरा बीजेपी और संघ का IT सेल उन्हें ट्रोल कर रहा था कि आपको मुसलमान भला आदमी दिखने लगा। और अंत यह हुआ कि उनको रात को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा और दूसरे दिन उन्होंने अपना ट्विटर हैंडल ही हटा दिया, डीएक्टिवेट कर दिया। ये बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की धर्मपत्नी के साथ हुआ। इस बहुसंख्यकवाद के फांसीवादी भस्मासुर का एक छोटी सी उंगली थी जो उसने उनके सिर पर रख दी। मैंने उस दिन अपना वीडियो भी बनाया था, मैंने लिखा था कि अब ये इसका जो हिंदूवाद का भस्मासुर है, हिंदुत्व का भस्मासुर है, इसने अपनों के ही सिर पर हाथ रखना शुरू कर दिया है। तो भुगतना अंततः हमको ही है, सबको, इस बहुसंख्यक समाज को ही भुगतना है इस अतिवाद की सजा। और न चेतोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। तो सबको चेतना जरूरी है। चेतना